हेलो एवरीवन। स्टूडेंट, आप लोगों के द्वारा मुझे ये रिक्वेस्ट दिया गया कि मैम हाउ टू मेक कंप्लीट नोट्स इन माइक्रो। हमें जो हम लोग नोट्स बना रहे हैं किस तरीके से बनाना चाहिए और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या हैं। तो देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है, लेकिन जब आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझेंगे तो आपको ये खुद ही पता चल जाता है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि हाउ टू मेक कंप्लीट नोट्स इन माइक्रो एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ माइक्रो। First, let me introduce myself. Student, I am Dr. Shipra Srivastava. I am NET, JET and PhD qualified, and I have published paper in Indian agriculture also, and I have teaching experience of more than 10 years. And this is my app Shipranomics. मेरे ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये मेरा मोबाइल नंबर है 8439066995। तो पहले मैं बात करूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। स्टूडेंट, अगर हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पता हो जाते हैं तो हमारे लिए नोट्स बनाना बहुत इजी हो जाता है। हम एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस हैं, किसी भी एग्ज़ाम्स के, अगर आप क्वेश्चंस को उठाओगे तो आपको दिखाई देगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन कुछ एक खास चैप्टर से आ रहे हैं, और अगर बार बार क्वेश्चन उसी चैप्टर से आ रहे हैं तो इसका मतलब वो चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग किसी भी चैप्टर को छोड़ दें, लेकिन जब आप नोट्स बनाते हो तो उन स्पेसिफिक चैप्टर्स पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिनसे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूटिलिटी या उपयोगिता का चैप्टर। इस चैप्टर से आप देखोगे एग्जाम्स में कुछ मैथ्स भी होते हैं, कुछ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले मैथ्स इस चैप्टर से आते हैं, और कॉन्सेप्चुअल इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। इंडिफरेंस कर्व का जो ग्राफ है, उस ग्राफ बेस्ड इससे सवाल आते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। मांग की लोच से हर बार आप देखोगे कॉन्सेप्चुअल सवाल तो आते ही हैं, इसके फॉर्मूला बेस्ड सवाल भी आते हैं, और इसमें कॉन्सेप्ट में आपको प्रतिस्थापन वस्तुओं का कॉन्सेप्ट, पूरक वस्तुओं का कॉन्सेप्ट, इस तरीके से उनकी मांग की लोच है ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूशन गुड्स। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन सब के रिलेशन में आपको निकालने को दिया जाता है। और इसके अलावा अगर आप देखो तो मांग की लोच से मैथमेटिकल क्वेश्चन तो आते ही हैं, और दो तरीके के इसमें मैथमेटिक्स के सवाल आते हैं। एक तो ऐसा मैथमेटिक्स आता है जो आपको पूरा एक डिटेल में स्टेटमेंट दिया हुआ होता है कि जब कीमत कम थी तो मात्रा ये बिक रही थी, कीमत बढ़ गई तो मात्रा दूसरी बिक रही है, तो मांग की लोच निकालें। कुछ तो इस तरह स्टेटमेंट वाइज सवाल आते हैं। कुछ सवाल इसमें डिमांड फंक्शन वाले आते हैं, आपको डिमांड फंक्शन दिया रहता है, जैसे Q इज इक्वल टू 10 माइनस 8P। एक डिमांड फंक्शन दिया रहता है, प्राइस दिया रहता है, और आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना होता है। तो इस स्थिति में आप क्या करते हो, कैलकुलस का यूज़ कर करके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हो। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में आप देखो तो इससे रिलेटेड सवाल ज़रूर आते हैं। तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, और ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, बट इसके जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं वो आपके लिए इजी तब होंगे जब आपको अच्छे से डिफरेंशिएशन का नॉलेज हो। अगर आपको डिफरेंशिएशन का नॉलेज नहीं है तो आप इस चैप्टर से थोड़ा डरते हो, लेकिन डिफरेंशिएशन का नॉलेज है तो आपको इस चैप्टर से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। इसके बाद आ जाइए कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कंज्यूमर सरप्लस या उपभोक्ता का अतिरेक क्या होता है, और उपभोक्ता के अतिरेक से जो सवाल आते हैं उनको भी हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं। कुछ सवाल आपको डिफरेंशिएशन से सॉल्व हो जाते हैं, कुछ सवाल आपको इंटीग्रेशन से सॉल्व हो जाते हैं, और कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें आप डायग्राम बना करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। तो मैथ वाले जो क्वेश्चन हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में खासकर आप देखोगे तो इन दो चैप्टर से बहुत आते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड कंज्यूमर सरप्लस। इसके बाद आ जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्शन का जो ये चैप्टर है, उत्पादन का ये जो चैप्टर है, उसका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये एग्जामिनर्स की चॉइस होती है। ये हमेशा इससे रिलेटेड सवाल ज़रूर आते हैं, और जो डायग्राम है उस डायग्राम को अगर आप बना लेते हो, टोटल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी, इन तीनों के रिलेशन का जो डायग्राम है उस डायग्राम को आप बना करके, और बार बार बनाना है उसको,
ऐसा नहीं करना है कि हमने बना करके रख दिया और भूल गए। उस डायग्राम को आपको बार बार बनाना है सो दैट क्लैरिटी रहे और याद रहे। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आप डायग्राम बना करके और उसके साथ खुद ही नोट्स बना लेते हो तो आप कभी भूलते नहीं हैं। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तो मैंडेटरी है, इसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। कॉस्ट कर्व जो होते हैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल सवाल भी आते हैं कि विभिन्न लागत वक्रों में क्या संबंध है, कौन सा लागत वक्र किस शेप का होता है। इसके साथ ही साथ इसमें जो क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट वो थोड़े से मैथ वाले भी आते हैं। आपको टोटल कॉस्ट दिया रहता है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। तो ऐसे छोटे छोटे डिफरेंशिएशन वाले मैथ्स भी इसमें आते हैं। तो बार बार हम इस बात को देख रहे हैं कि हर जगह पर हमें अवकलन का प्रयोग हो रहा है। तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स करने के पहले मैं अपने स्टूडेंट को डिफरेंशिएशन ज़रूर पढ़ाती हूँ। और इस सिलेबस को करने के पहले आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आना ज़रूरी है। बट डिफरेंशिएशन का मतलब ये नहीं है कि बहुत डिटेल में आना चाहिए। इसके एक दो छोटे सिंपल वाले जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको आपको लर्न करना है। बिना उसको लर्न किए हुए माइक्रो में 100% नंबर आप नहीं उठा पाओगे। तो कैलकुलस पे कमांड करना भी इसका इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, फिर आ जाओ प्राइसिंग इन मार्केट। इससे भी बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन एग्जामिनर की चॉइस क्या देखी जा रही है, मोनोपोली और ओलिगोपोली। ज़्यादातर सवाल जो है एकाधिकार या फिर अल्पाधिकार के चैप्टर से आते हैं। तो ये दोनों चैप्टर, सारे चैप्टर करने हैं हमें। पूर्ण प्रतियोगिता भी करना है, अपूर्ण प्रतियोगिता के सारे फॉर्म्स करने हैं, लेकिन ये दो फॉर्म जो है काफ़ी फेवरेट है। जब भी हम क्वेश्चन देखते हैं तो इनसे ज़रूर देखते हैं। तो इन दोनों को बार बार रिवाइज करते रहना है। और लास्ट में आता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन के जो कॉन्सेप्ट हैं उनसे सवाल देखे गए हैं, सिंगल एक्सप्लॉयटेशन, डबल एक्सप्लॉयटेशन। और इसमें कॉन्सेप्चुअल सवाल भी आते हैं कि डिराइव डिमांड है या डायरेक्ट डिमांड है। तो ये सारे जो मैं आपको चैप्टर्स बता रही हूँ ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के काफ़ी फेवरेट चैप्टर्स हैं। एंड प्राइसिंग इन मार्केट से बहुत सवाल आते हैं। ठीक है, कि जैसे आप लोग इस पर मैथ भी आता है प्राइसिंग इन मार्केट से, कि वो क्वांटिटी निकालिए जिस पर टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होती है या प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। तो ये बहुत ही मैथमेटिकल चैप्टर है। और इसके पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे होता है, मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है। तो आप लोगों का जो सिलेबस है, बहुत सारे सिलेबस में तो देखो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स अलग से दिया है, लेकिन कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें माइक्रो के साथ मैथमेटिकल का चैप्टर नहीं दिया, लेकिन फिर भी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स करने के पहले मैथमेटिकल पे कमांड करना है। लाइक मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, मिनिमा क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे निकालते हैं, है ना, टोटल रेवेन्यू किस तरीके से निकाला जाता है, इन सभी को जानना ज़रूरी है। तो कैलकुलस जानना ज़रूरी है। ठीक है, और मैथ के जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स तो सारे हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। और इसमें खासकर मैथ जिससे आता है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्राइसिंग इन मार्केट। इन तीनों से आप हर बार देखोगे कुछ ना कुछ छोटे बड़े मैथ दे दिए जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा घुमा करके अगर आप बोलो तो वैसे मैथमेटिकल क्वेश्चन कंज्यूमर सरप्लस और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन बैंक को टर्न करके देखोगे तो इन दो चैप्टर से, पर्टिकुलर इन दोनों चैप्टर से आपको ढेर सारे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो चलिए, ये थे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इनको तो करना ही है, इनको तो रिवाइज करना ही है, और इसके अलावा बाकी सबके नोट्स भी बना लीजिए। लेकिन ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, इन टॉपिक्स पर आपका बिल्कुल कमांड होना चाहिए। अब आ जाओ नोट्स मेकिंग। नोट्स हम कैसे बनाते हैं? तो देखो स्टूडेंट, मैं हमेशा कहती हूँ नोट्स बनाने के लिए कट कॉपी पेस्ट कहीं से नहीं कीजिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स में चाहे आप कहीं से पढ़ रहे हो, लेकिन आप अपने हाथों से जब तक नहीं लिखोगे ना, अपने हाथों से जब तक आप ग्राफ नहीं बनाएंगे, आपको ग्राफ पे कमांड नहीं आएगा, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक हम उठाते हैं, लाइक अगर आप प्रोडक्शन का चैप्टर ले लो, प्रोडक्शन का चैप्टर, आप प्रोडक्शन का एक नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन की हेडिंग दी। अगर आपने प्रोडक्शन अच्छा, एक चीज़ तो मैं और बोलूँगी स्टूडेंट की, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में जैसे आप लंबे लंबे आंसर्स लिखते थे वैसे नोट्स नहीं बनाए। वैसे नोट्स बनाएंगे तो एग्ज़ाम के टाइम में उसको रिवाइज करना
बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्रिप्टिक नोट्स शुड बी क्रिप्टिक, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में नोट्स होने चाहिए और हर किसी को अपनी कोड लैंग्वेज ज़्यादा समझ में आती है। जैसे मैं प्रोडक्शन के चैप्टर में लिखती हूँ कि टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर रही है उसी फर्स्ट स्टेज में, फिर डिक्रीज कर रही है। तो ये जो मैं एरोज बनाती हूँ, दिस इज माय कोडिंग। एग्जाम के टाइम में देखते ही मुझे समझ में आ जाता है कि टोटल प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग, है ना, कुल उत्पादकता जो है बढ़ रही है। तो सीमांत उत्पादकता पहले स्टेज में पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो अपनी अपनी एक कोड लैंग्वेज ज़रूर तैयार कीजिए सो दैट आपको ढेर सारे ग्रेजुएशन टाइप के नोट्स ना बनाने पड़े। एंड बिलीव बी स्टूडेंट, जब आप इस तरह से कोड लैंग्वेज में लिखना सीख जाते हो एंड उसके बाद अपना जो आपने ग्राफ बनाया, टोटल प्रोडक्टिविटी का आपने जो ग्राफ बनाया, वहीं पर आपको छोटे छोटे लैंग्वेज में लिख देना है कि टोटल प्रोडक्टिविटी पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होता है, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होता है, फिर वहाँ पर क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो इस तरीके से कोडिंग करके अगर आप लिखोगे तो आपका नोट बहुत ही परफेक्ट होगा। एंड ये सारी चीज़ें जब आप पहली बार लिखते हो, यूज़ ब्लू पेन और ब्लैक पेन। पहली बार जब हम नोट्स बना रहे होते हैं हमें ब्लू पेन या ब्लैक पेन यूज़ करना चाहिए। कलर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, कलर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। हमने ब्लू पेन और ब्लैक पेन से अपना पहला नोट्स बनाया। जब हम सेकेंड टाइम कोई MCQs बना रहे होते, ज़्यादा क्वेश्चंस पे नहीं जाना कि ढेर सारे क्वेश्चन बना रहे और कंफ्यूज हुए जा रहे, नो। अगर आप 10 क्वेश्चंस भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का बनाते हो या स्पेसिफिक चैप्टर का, ठीक है, तो आपको वहीं पर दिख जाता है कि आपके नोट्स में थोड़े से और लाइंस होने चाहिए थे ताकि आप कुछ जो एक्स्ट्रा पॉइंट है आप उसमें जोड़ पाते। तो ये जो मैं कह रही हूँ कि अगर आपने कुछ लाइंस छोड़ दी होती तो कुछ एक्स्ट्रा लाइन जोड़ पाते। उसके लिए पहले ही आप कुछ ब्लैंक इस तरीके से स्पेस छोड़ दीजिए। हर नोट्स के पीछे एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दीजिए। जब आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल कर रहे होते हो, व्हेन यू आर सॉल्विंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आप वहाँ से जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दिमाग में आ रहे हैं, यूज़ ग्रीन पेन, यूज़ ग्रीन पेन, ठीक है। तो पहले आपने ब्लू एंड ब्लैक से अपना नोट्स बनाया था, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पॉइंट है आप उसको ग्रीन पेन से ऐड कीजिए कि ये वाला जो पॉइंट है इस नोट्स में छूट गया था। जब आप ग्रीन पेन से इसको हाईलाइट कर देते हो, और ज़्यादातर आपकी कोशिश होनी चाहिए एग्ज़ाम के टाइम में कि आपने जो नोट्स बनाया है, जो ग्रीन पेन से आपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स डाले हैं, जो रेड पेन से आपने हाईलाइट किया है, उनको तो रिवाइज करना ही है एग्ज़ाम के टाइम में। अब देखो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तो एग्ज़ाम का टाइम आते आते MCQs बनाना बंद कर दें। MCQs अभी बनाइए। ये गलती आप स्टूडेंट्स करते हैं। इससे क्या होता है, एग्ज़ाम के टाइम में आपका कॉन्फिडेंस लो होता है। एग्ज़ाम के पहले ही खूब क्वेश्चन बना लीजिए, आपको जितना मन करे आप बना लो। अपने जो भी आपने अपना नोट्स बनाया उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट उससे जोड़ते जाइए। जब एग्ज़ाम में 15 से 20 दिन बचता है, उस समय हम MCQs नहीं बनाएंगे। उस समय हम क्या करेंगे, अपने बनाए हुए नोट्स को रिवाइज करेंगे, बिकॉज रिवीजन इज़ मस्ट। अगर आप खूब अच्छा नोट्स बना लेते हो लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में आपने रिवाइज ही नहीं किया, आप MCQs बनाते रह गए, एक भी MCQ नहीं बना तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया, तो दिस इज़ इनकरेक्ट मेथड। आप एग्ज़ाम के टाइम में अपने नोट्स को रिवाइज करें। और नोट्स को रिवाइज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हूबहू वही क्वेश्चन अगली बार नहीं आते। आप जब क्वेश्चन बनाते हो तो आपको लगता है 10 साल भी अगर आप क्वेश्चन बना के देखो, 10 ईयर्स का भी, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बहुत रिपीट हुआ है। क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज होता रहता है, लेकिन सही ढंग से जब आप तभी दे पाएंगे जब आपका अपने कॉन्सेप्ट पर बिल्कुल कमांड है। और ये कमांड कैसे आएगा, आपने अपने तरीके से नोट्स बनाया, अपने कोड लैंग्वेज यूज़ किए, कलरफुल पेन्स यूज़ किए, एंड एग्ज़ाम के टाइम में जब आप अपने नोट्स को खोलोगे तो यूं ही पॉइंट्स हाईलाइटेड रहेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और एग्ज़ाम के टाइम में आप काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्ज़ाम में बैठ सकोगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। एंड लगातार आप लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैम ये तो बताइए किस तरीके से नोट्स बनाना चाहिए और किस तरीके से एग्ज़ाम के प्रेशर से बचना चाहिए। तो दिस इज़ हाउ यू हैंडल योर एग्जामिनेशन प्रेशर। एग्ज़ाम का प्रेशर बिल्कुल नहीं होगा अगर आप तैयारी में अभी से लग गए हो।
ठीक है। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, और बिल्कुल भी मीडिया पर तो बिल्कुल वेस्ट ना करें, व्हाट्सएप पे बिल्कुल वेस्ट ना करें। मॉर्निंग में बैठ के अपने नोट्स को बनाएं, आफ्टरनून में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको सॉल्व करें, और आफ्टरनून में जब एमसीक्यूज हम सॉल्व कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हमें मिल जा रहे हैं, तो हम अपने जो नोट्स हैं उसमें ऐड करते जाते हैं। तो मैं जो एमसीक्यूज अभी अपने ऐप पर भी करवा रही हूँ स्टूडेंट, उसमें भी मैंने आप लोगों को ये बोला है कि जब मैं एमसीक्यूज करवा रही होती हूँ या जब मैं क्लासेस ले रही होती हूँ, तो आप अपने कोड लैंग्वेज में खुद से उसको लिखिए। एंड एमसीक्यूज जो मैं वीकली एमसीक्यूज आपका लेती हूँ, उसमें जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है आप उसको ग्रीन पेन से उसमें ऐड करें। तो ये बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम के लिए आपका एक अच्छा नोट तैयार हो जाएगा। और दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जैसा मैंने आपको बताया। और इसमें से जो मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्राइसिंग इन मार्केट, इनसे हर बार आप देखोगे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रिपीट ज़रूर होते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। एंड मेरे ऐप पर, मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स, इस ऐप पर मैंने आप लोगों के लिए ये सारे जितने भी कोर्सेज हैं, नेट, पीजीटी, वो सारे अभी लाइव चल रहे हैं। तो यू कैन ज्वाइन माई कोर्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।